अब हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन वाली चीज़ समझेंगे। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि जो हमने पहले देखी वो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस था, अब हम उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि किस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। वेल देखो ध्यान से, अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे ऐसा लगता है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, जैसे एक चीज़ ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू एनी सरफेस। ठीक है, अब जब सरफेस को पढ़ना है, किसी भी सरफेस को पढ़ना है, तो फिर वहां एरिया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, सरफेस को पढ़ना है तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? एरिया। तो एरिया को डिटेल से समझेंगे, और उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसा एक आपको और एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ग्लास है, कोई बकेट है, जस्ट लाइक एनी ऑब्जेक्ट जिसमें आप कुछ पानी वगैरह भर सकते हो, और बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश हो रही है ऊपर से ऐसे। अब मान लो कि आपने पहले बकेट को ऐसे रखा, इस तरीके से रख दिया आपने बकेट को। तो अब इसमें अगर बारिश हो रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके से जब बारिश होगी, दीज आर लाइक, ये जो बारिश की ड्रॉपलेट्स हैं, हमें मान के चलेंगे कि इनको हमें रिलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से। ठीक है, अब अगर इस बकेट में ये जो बारिश होगी तो इस केस में क्या होगा कि इस बकेट के अंदर मैक्सिमम पानी स्टोर होगा, मैक्सिमम पानी। ध्यान से देखना। फिर दूसरी सिचुएशन में क्या किया, मैंने बकेट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ना, थोड़ा सा तिरछा रख दिया। क्या इस बार भी उतना ही पानी स्टोर होगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अब इस बार कुछ तो इसके अंदर जाएंगे बट कुछ जो है बाहर निकल जाएंगी रेज। तो इस बार क्या होगा, इससे थोड़ा सा लेस पानी स्टोर होगा। तीसरी सिचुएशन है कि मान लो मैंने सरफेस पर पूरे तरीके से बकेट को इस तरीके से रख दिया। ठीक है, पूरा जो है उसको सरफेस के अकॉर्डिंग रख दिया, हॉरिजॉन्टल पैरेलल रख दिया। तो क्या अब इस केस में कुछ भी पानी इसके अंदर जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, क्योंकि अब सारे के सारे वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर ही गिरेंगे, यानी इस केस में इसके अंदर मिनिमम या फिर कह सकते हैं कि जीरो पानी स्टोर होगा। ठीक है, अब देखो इससे हमें समझना क्या है, इससे आपको मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूं कि इस बकेट का वॉल्यूम तो तीनों केस में सेम ही है, लेकिन डिपेंड क्या करता है कि हम बकेट को अरेंज किस तरीके से कर रहे हैं, या फिर ज्यादा अच्छे शब्दों में कहें तो बकेट का जो सरफेस है जहां से वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड जाएंगी, उसको हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, उसका क्या कह सकते हो कि अलाइनमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन। ये बात समझ आई आपको? और आपको पता है इस चीज को भी हम जानते हैं मास फ्लक्स के नाम से, क्योंकि पानी स्टोर होता है और उसके साथ क्या स्टोर होता है? मास। तो जैसे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वैसे इसको हम किस नाम से जानते हैं? मास फ्लक्स। दैट्स इंपॉर्टेंट। अब यही से एक बड़ी अच्छी सी बात हमें समझने वाली है, वो ये है कि इट मीन्स किसी चीज का एरिया सेम होना मायने नहीं रखता। इसमें हर बार एरिया का सेम ही था, लेकिन मैंने ये रखता है कि उस एरिया को आपने अरेंज किस तरीके से किया। ठीक है, इस वजह से यहाँ एक मैं बहुत ही जो है एक बात कहने वाला हूँ जो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, बट वो ये है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जैक्टली कैसे है मैं आपको यहीं से समझा सकता हूँ। देखिए, अगर हम मान लो कि ये एरिया हम माने और हम इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर सेट कर दें जिसको हम कह दें कि एक एरिया वेक्टर। दिस इज व्हाट? एरिया वेक्टर। ध्यान से समझना, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर, या फिर कह सकते हो नॉर्मल वेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया। ठीक है, अब आप देखो इस केस में है क्या कि इस केस में जो रेन ड्रॉपलेट्स आ रही थी, एरिया वेक्टर बिल्कुल उनके पैरेलल था। इस केस में वो एरिया वेक्टर इस तरीके से था, इस केस में थोड़ा सा इस तरीके से हुआ, और इस केस में बिल्कुल इसके क्या हो गया? परपेंडिकुलर रेन ड्रॉपलेट्स के। ठीक है, इट मीन्स व्हाट कि एरिया तीनों ही केस में सेम है, बट डिपेंड ये कर रहा है कि उसका एरिया वेक्टर कैसा है या फिर एरिया का अलाइनमेंट किस डायरेक्शन में है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, और ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को ध्यान से समझते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा मास फ्लक्स वाली चीज, एरिया का वेक्टर होने वाली चीज और किस तरीके से वेक्टर होगा, थोड़ा सा इन चीजों का आइडिया लगा होगा। आगे चलते हैं। अब देखो सेम ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा की जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन जो क्वालिटेटिव डिफिनेशन है, क्वांटिटेटिव, उसको हम कैसे समझते हैं वो देखो।
सिंपल सा केस है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस, ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। आप इसको लिख लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस, आइदर क्रॉसिंग एनी सरफेस, किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखो ध्यान से एक चीज समझने वाली बात, मान लो कि ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो उसको क्रॉस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। एरिया वेक्टर मैंने आपको पहले ही समझाया, तो मान के चलते हैं कि ये जो है एरिया है, और एरिया वेक्टर को मैं एक बार फिर से जल्दी से बता रहा हूँ, बहुत आसान चीज है। कोई भी एरिया है तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि हमें उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है ना। बहुत लोग सवाल ये पूछते हैं कि सर एरिया वेक्टर नॉर्मल क्यों है, बिकॉज हमें एरिया वेक्टर के सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। इट्स जस्ट अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ एरिया, सिंपल। तो ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, उसका नॉर्मल वेक्टर। ये एरिया के कैसे होता है, परपेंडिकुलर। सेम इस केस में देखो, अब इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा, क्या वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल। और आपको दिख भी रहा होगा कि इस केस में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है थोड़ा सा जो है वो जो एरो होते हैं ना, बाण, कुछ उनके जैसे। आप इस टाइम तो महाभारत रामायण आ रहा है, आपको ज्यादा फीलिंग आनी चाहिए इसकी। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इस केस में इस एरिया को सबसे मैक्सिमम क्रॉस करेंगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम क्रॉसिंग, ठीक है। कब मैक्सिमम क्रॉसिंग होगा, जब आप थोड़ा सा अगर समझने का ट्राई करो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का थीटा कितना है, दोनों के बीच का थीटा कितना है, 0 डिग्री, बिकॉज दोनों कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं ना, ये काम करते पहले पूरा इसको एकदम लिटा देते हैं। मान लो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही थी, और मैंने जो है इस बार एरिया को इस तरीके से सरफेस को रख दिया। अब इस केस में आप खुद से इमेजिन करो, ऐसे लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं, और अगर एरिया ऐसे रखा हुआ है, तो क्या ये इसको क्रॉस करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस बार इसका जो एरिया वेक्टर है ये इस तरीके से है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के 90 डिग्री पर है। इट मीन्स व्हाट, कि इस बार मिनिमम क्रॉसिंग है, या फिर 0 क्रॉस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया को, और ये कब है, जब थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90, और दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इट मीन्स इन दोनों चीजों के बीच में, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थीटा के साथ आएगा, वो कौन सा होना चाहिए। ऑब्वियसली साइन तो नहीं हो सकता, बिकॉज साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, 0 पे नहीं। यहाँ क्या है, 0 पे मैक्सिमम है, 90 पे नहीं, तो ये कॉस होगा, और डॉट प्रोडक्ट होगा भी, आप इसको बहुत अच्छे समझ जाओगे। तो आई होप इसका थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। सेम केस से कहता है कि अगर मान लो हमने इन दोनों के बीच का कोई एक सिनेरियो लिया, और हमारा जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, यानी उसका एरिया जो है कुछ इस तरीके से है लाइन, तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इससे पास होने वाली, इनके बीच का एंगल हम थीटा मान लेते हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसको समझना बड़ा ही आसान है, क्योंकि आप थीटा के हिसाब से अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया का कॉस कंपोनेंट लेंगे, ए कॉस थीटा, ठीक है। एरिया का ये जो एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर, इसको थीटा के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का कॉस थीटा, दैट सेम थिंग। तो ये इस बार फ्लक्स होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई, और नीचे सबस्क्रिप्ट में ई लिख के, ई फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फाई से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है, दैट इज फाई, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। इट मींस इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो ये है, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। कई लोग जो है पहले इसको बताते हैं, फिर इन सारी चीजों को केसेस में बताते हैं, बट मैंने इनको पहले इसलिए बताया ताकि आप कॉस थीटा का आइडिया ले सको, ठीक है। कॉस ही ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो थीटा पर वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 देगा, और 90 पर वैल्यू मिनिमम यानी 0 देगा, ठीक है। तो आप इस कॉस थीटा को समझें, इस वजह से मैंने इन सारे केसेस को पहले ही डिस्क्राइब किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद केसेस दिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है इसको समझने की। एरिया वेक्टर डन, केसेस डन सारे। मैक्सिमम कब, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, पैरेलल, थीटा 0, सबसे ज्यादा क्रॉस करेंगे, फीलिंग समझना है,
ठीक है। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसे ही तो जब ये ऐसे होगा तभी सबसे ज्यादा क्रॉस करेंगे, ऐसे होगा बिल्कुल कम क्रॉस करेंगे, जीरो क्रॉस करेंगे, दैट इज दिस केस। और अगर किसी और थीटा पे होगा तो ए इंटू ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एंड कॉस थीटा। और आपको पता है कि अगर इसको हम थोड़ा सा और समझ करें, इसमें मैं अरेंज कर देता हूँ, बीच में आपको जहां लिखना था आप पॉज करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लक्स का जो फार्मूला आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज ई ए कॉस थीटा, ठीक है। आप इसको दो तीन तरीकों से लिख सकते हो, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया परपेंडिकुलर, मेनी केसेस, ठीक है। और इसको हमें पता है कि फाइनली हम इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो कई लोग डिफिनेशन ये भी कहते हैं फ्लक्स की कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, सिंपल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको उसको याद कर लेना है, समझ लेना है कॉन्सेप्ट के तरीके से, सारे स्पेशल केसेस के साथ उसको समझ लेना है। आई होप ये बेहतर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या है, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फाई से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिट की बात की जाए तो आपको पता ही है पहले से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, आप याद रख सकते हैं उसको। अब एक सिचुएशन और है, देखो ये जो चीज़ है, इस बार आप देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सीधे रख रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, कि ये फार्मूला वैलिड है किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। दिस फार्मूला इज फॉर व्हाट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये समझ आया, ये फार्मूला कब हम लगाएंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें, या फिर अपना सरफेस जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, इसीलिए हम एरिया से रख रहे हैं। एक चीज और समझते हैं, मान लो कि जो सरफेस है थोड़ा सा वो चेंज हो, या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर एरिया सरफेस जो है वो क्लोज्ड सरफेस है या फिर ओपन सरफेस है, अलग अलग तरीके से हम उसको एक साथ एरिया कैलकुलेट ना कर पाए, अगर ऐसा कोई सरफेस है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स को, वो देखते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखें। सेम केस है, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है, लेट्स सपोज दैट दिस, ठीक है। अब इस सरफेस का हमें मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इसके अंदर कोई चार्ज होगा, उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लो होगी, उसका फ्लक्स निकालना है। कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं, हम इसका पूरा एरिया एक साथ नहीं निकाल सकते ना, बस यही तो प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें जो है मैथ ने सोल्यूशन दे रखे हैं। वो सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एरिया सेलेक्ट करेंगे, वो एरिया इतना छोटा सा होगा कि उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर हो जाए। इतना छोटा सा एरिया सेलेक्ट करना है कि जो एरिया वेक्टर है वो उसके क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। इस छोटे से एरिया को, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये एरिया वेक्टर हमने अभी यहाँ किससे दिखाया, ए से, बट ये एनसीईआरटी में वहां पर एस से दिखाया गया, ठीक है। वो सरफेस एरिया को एस से दिखाते हैं, यहाँ इस वाला मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी समझ सकते हो। तो मान लो कि ये बहुत छोटा सा एरिया है, तो हमने इसको डी एस कह दिया। सो अभी ये जो फार्मूला था ये किसके लिए था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, सरफेस अपना क्लोज है, तो उसके लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया कि हम बहुत छोटा सा, लेट ये सरफेस इस टाइप का है, तो हम बहुत छोटा सा एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसको हम डीएस कहेंगे, वही एलिमेंटल कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। और वो इतना छोटा सा होगा एरिया कि उसका एरिया वेक्टर उस छोटे से एरिया के लिए परपेंडिकुलर होगा, दैट्स ऑल, बिल्कुल सेम केस। अब यहाँ फिर जब हम फ्लक्स निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, ठीक है, छोटे से मल्टीप्लाई। बट इससे हमें मिलेगा क्या, ऑब्वियसली फ्लक्स भी बिल्कुल छोटा सा मिलेगा, छोटे से सरफेस के लिए फ्लक्स भी छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है। और अगर हमें पूरा फ्लक्स चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे इंटीग्रेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस का इंटीग्रेट। सो ये भी एक बहुत फेमस फार्मूला है जो हम मोस्टली इस्तेमाल करेंगे। क्लोज्ड सरफेस के लिए हम थोड़ा सा अलग नोटेशन यूज करते हैं, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल सी बात है। उसको हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन के ऊपर सर्किल जैसा, डरना नहीं है इससे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, ठीक है। ये क्लोज सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे फार्मूले भी हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, और ये बहुत आसान है, इनफैक्ट इससे ज़्यादा आपको ये इजी लगेंगे जब आप इनको अप्लाई करने आओगे, ठीक है। सो ये सारे जो फार्मूले हैं फ्लक्स के, वो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, या फिर अपना सरफेस क्लोज सरफेस होगा, या फिर आगे जब हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब इन सारी चीज़ों को हम उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे इसमें, ठीक है। सबसे पहले हमने उसके कॉन्सेप्ट देखे, उसकी क्वालिटेटिव चीज़ों को देखा, फिर उसका हमने फार्मूला देखा कैसे कैलकुलेट करना है, और क्लोज सरफेस के लिए क्या है, ओपन सरफेस के लिए क्या है,
सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो ये समझ आया है तो वो भी बताएं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर